सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फो वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज यानी 1 अगस्त से हम वीकली करंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं। वीकली करंट अफेयर्स से हमारा तात्पर्य ये है कि आपको जो है हर वीक के एंड में या फिर कहें कि वीक के शुरू होने पे या तो आपको सैटरडे या संडे को या मंडे को, ठीक है। तो पूरी कोशिश तो ये रहेगी कि आपको मंडे को प्रोवाइड किया जाए। तो आज 1 तारीख है। 1 तारीख कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग अपना जो है पूरा मंथ या पूरा वीक जो है बर्बाद कर देते हैं, फिर मंडे आता है तो कहते हैं चलो आज से हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ठीक है, जो भी है। तो वीकली करंट अफेयर्स है, जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं। वनडे एग्ज़ाम से मेरा तात्पर्य ये है कि जो भी MCQ बेस्ड CBT मोड में होने वाले पेपर है जो एक ही दिन में हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ता, तो उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बाकी अगर उससे अच्छे लेवल का आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको डीपली खुद से स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है लास्ट वीक के, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है कि 5 मोर इंडियन वेटलैंड साइट्स जो है उनको रामसर रिकॉग्निशन मिल गया है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। आपको पता है जो वेटलैंड होते हैं, आर्द्र भूमि होती है, उनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। और जो रामसर कन्वेंशन है उसके तहत इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि भैया ये जो आर्द्र भूमि इस स्थान पर है, इसको हम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो उसी तरह से इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि अभी तक 49 वेटलैंड साइट्स थी जो कि रिकॉग्नाइज्ड थी, ठीक है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के थ्रू। तो अब जो है 5 नई वेटलैंड साइट्स इंडिया की और ऐड कर दी गई है, यानी अब जो टोटल संख्या है वो 54 हो चुकी है। तो 5 नई साइट्स कौन सी है ये आप देख लीजिए। पहला है करिकली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। पालीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट ये भी तमिलनाडु में है। पिचावरम मैनग्रोव ये भी तमिलनाडु में है। तो ये 3 तमिलनाडु से साइट्स हैं। और इसके अलावा एक पाला वेटलैंड जो कि मिजोरम में है और एक साख्या सागर जो कि मध्य प्रदेश में है। ये 5 नई साइट्स जो हैं एज रामसर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड में ऐड कर दिया गया है। तो अब जो इनकी संख्या है हमारी इंडिया में वो 54 हो चुकी है। पहले ये 49 था और अब जो है 54 रामसर साइट्स हो चुकी है टोटल। इसके अलावा ये जो अनाउंसमेंट की थी हमारे यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने की थी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूनियन मिनिस्टर कौन है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। तो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के जो यूनियन मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव है, ये आप नाम याद रखिएगा। इसके अलावा रामसर कन्वेंशन के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी थी। और ये ट्रीटी साइन कहाँ पर हुई थी? रामसर सिटी है एक ईरान की, वहाँ पर साइन हुई थी 1971 में यूनेस्को के द्वारा, और 1975 में ये लागू हो गई थी। तो ये सभी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ ये है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, उसके नए चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो है एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है और उनका नाम है इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल पहले भी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है और इन्होंने पहले भी यहाँ पर अपना योगदान दिया है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, इंदरमीत गिल, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा और चीज़ें बताई गई है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि डेविड मालपास जो है वहाँ के वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। इन्होंने सारी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि इंदरमीत गिल को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है चीफ इकोनॉमिस्ट। और इन्होंने पहले भी जो है 2009 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और इकोनॉमिक जियोग्राफी में अपना जो है योगदान दिया था। तो ये सभी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद में एक और हिस्टोरिकल इवेंट है कि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप होती है जिसके अंदर एथलीट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग जो होते हैं स्पोर्ट्स, ट्रैक एंड फील्ड के, उसके अंदर। तो पहला मेडल भारत को दिलाया है नीरज चोपड़ा ने। आज तक जो है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के पास कोई भी जो है पदक नहीं था, कोई भी मेडल इंडिया ने नहीं जीता था। तो अब जो है नीरज चोपड़ा ने अपना जैवलिन थ्रो में जो है 88.13, ये आप संख्या भी याद रखिएगा। आजकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कितना मीटर किया था, कौन से बार वर्ग में किया था। जैसे अपने वेट लिफ्टिंग की बात करती हैं तो उसके अंदर पूछ लेता है कि कितने बार वर्ग में इस व्यक्ति ने जीता है, कौन सा रजक जीता है, पदक, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा ने जो है सिल्वर मेडल जीता है, सेकंड रैंक रही है इनकी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। इसके बाद में ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी स्टार्ट हो चुकी है उसमें भी पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से विड्रा कर लिया क्योंकि इनको कुछ इंजरी हो गई थी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान, ठीक है। तो आप नीरज चोपड़ा का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे। इसके अलावा 29 जुलाई 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे बनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे यानी टाइगर यानी बाघ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइगर जो है एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है WWF के अंतर्गत, ठीक है। उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये भैया एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, इसका कंजर्वेशन ज़रूरी है। तो
टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट ये है कि टोटल जो पॉपुलेशन है लगभग 4,000 है पूरी दुनिया के अंदर, और उसमें से 70% लगभग 3,000 टाइगर जो है इंडिया में पाए जाते हैं। तो हमारे लिए ये एक अच्छी बात है, और हमें और भी इसके ऊपर कंजर्वेशन और कार्य करने की ज़रूरत है। तो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी रशिया में, उसके अंदर ये जो है TX2 कैंपेन शुरू किया गया था। TX2 कैंपेन बेसिकली क्या है कि इसके अंदर लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है 2010 में उसकी 2 गुनी कर दी है। तो ये TX2 कैंपेन जो है लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा टाइगर के बारे में साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मैक्सिमम जो टाइगर है वो पाए जाते हैं, जैसे हमारा इंडिया है, इसके अलावा इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, चाइना, इन देशों में मैक्सिमम टाइगर्स जो है पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप फैक्ट याद रख सकते हैं। 29 जुलाई वर्ल्ड टाइगर डे। इसके अलावा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, आप सभी इससे परिचित हैं। ठीक है, कारगिल विजय दिवस यानी कारगिल क्या है, कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में, और 1999 में जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट कह लीजिए, वार कह लीजिए, हुआ था, जिसमें इंडिया की विक्ट्री हुई थी, इंडिया जीता था। तो इसी वजह से कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि पाकिस्तान के कुछ मिलिटेंट ने जो है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ एरिया को कब्जा कर लिया था, तो उसी को जो है वापस लेने के लिए ये वार हुआ था। ठीक है, तो इसमें इंडिया विजय हुआ था। 1999 ईयर आप याद रख सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो है ये लद्दाख में थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें 500 के लगभग हमारे जो है जवान शहीद भी हुए थे, तो उनको भी कोमेमोरेट करते हैं हम हर साल जब ये कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और जो अमर ज्योति है उसमें जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो वहाँ पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसके अलावा नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस के द्वारा एक इंडेक्स लॉन्च किया जाता है जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो अभी 2021 वाला एडिशन लॉन्च हुआ है, ये 3rd एडिशन है, और इसमें जो है अलग अलग कैटेगरीज होती है कि टॉप स्टेट्स के अंतर्गत कौन से स्टेट्स ने मतलब परफॉर्म किया है। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, और एक होती है यूनियन टेरिटरी और स्मॉल स्टेट्स की। ठीक है, तो इनके अंदर जिन्होंने टॉप किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर कर्नाटका ने टॉप किया है, कर्नाटका के बाद तेलंगाना और हरियाणा है। नॉर्थ स्टेट की बात करें तो मणिपुर ने टॉप किया है, और इसके बाद उत्तराखंड और मेघालय है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ इज़ द बेस्ट परफॉर्मर इन द दिस इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, और इस इनोवेशन इंडेक्स को किस तरह से जो है पैमाना माना जाता है, तो इसके अंदर 7 मेजर जो है पॉइंट्स होते हैं कि कौन सी स्टेट या कौन से एरिया के अंदर जो है मैक्सिमम FDI इनफ्लो हो रहा है, यानी फ़ॉरेन जो मतलब इन्वेस्टमेंट होती है वो कहाँ पर हो रही है। इसके अलावा वहाँ के जो एजुकेशन है उसके अंदर कितना एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन के अंदर, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखकर ये इंडेक्स लॉन्च किया जाता है। 3rd एडिशन था, ये आप याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है उसके द्वारा एक हर साल एक रैंकिंग दी जाती है बिजिएस्ट एयरपोर्ट की, बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहीं, या फिर ट्रैफिक इंडेक्स भी कहा जाता है इसको। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो एयरपोर्ट्स है पूरी दुनिया के अंदर उनको एक रैंकिंग दी जाती है कि भैया ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है, ये कम बिजिएस्ट है, ये लेस बिजिएस्ट है। तो बिजिएस्ट का मतलब ये है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जो फ्लाइट्स है वो आ रही है, जा रही है, आवागमन हो रहा है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख के। तो इंडिया का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली में, उसको 13th रैंक मिली है, यानी दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट्स इस काउंसिल के अंतर्गत रिकॉग्नाइज है उसमें से 13वें नंबर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पे पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं कि जो टॉप करने वाली सिटी है वो है एयरपोर्ट है वो अटलांटा में, अटलांटा यानी USA में जो एयरपोर्ट है उसको फर्स्ट नंबर पर सबसे बिजीएस्ट माना गया है। और इसके अलावा आप 13 नंबर पर देखेंगे तो आपको न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिखेगा। ठीक है, और जो 2020 में रैंक थी इसकी वो 16 थी, अब 13 हो गई है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा एक और हिस्टोरिकल इवेंट है हमारे भारत में, एक बलियन एक्सचेंज। बलियन आपको पता होना चाहिए, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो बलियन किसको, गोल्ड को रेफर करता है ना, गोल्ड वगैरह को। तो इंडिया इंटरनेशनल बलियन एक्सचेंज की जो है स्थापना कर दी गई है। कहाँ पर की गई है, गुजरात में। गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो है इन्वेस्ट करेंगी, वहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको गिफ्ट सिटी के अंदर देखने को मिलेगी। गिफ्ट सिटी जो है बेसिकली अहमदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पर है। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल बलियन एक्सचेंज जो है स्थापित कर दिया गया है, PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये आप देख सकते हैं सब कुछ चीज़ें। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर भी यहाँ पर अवेलेबल थे। 29 जुलाई को ये लॉन्च किया गया है। बलियन एक्सचेंज में होगा क्या, यहाँ पर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा जो इंडिया के द्वारा दूसरी कंट्री से या अंदर, और इसके अलावा जो मतलब हमारे देश के अंदर ही छोटे छोटे जो गोल्ड वाले होते हैं मैन्युफैक्चरर्स हो गए, या जो ट्रेड करने वाली कंपनीज़ हैं, उनका सबका एक ब्यौरा रखा जाएगा और इन सभी चीज़ को जो है रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है,
तो ये आप याद रख सकते हैं। इंडिया इंटरनेशनल बनियन एक्सचेंज कहाँ पर किया गया है? गुजरात गिफ्ट सिटी में, ठीक है। इसके अलावा एक और गुजरात से रिलेटेड यही है कि एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी स्टार्ट की गई है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 यानी 5 साल के लिए ये जो है पॉलिसी लॉन्च की गई है। इसके अंदर क्या होगा कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सब्सिडीज़ दी जाएगी और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी ताकि हमारे देश के अंदर ही सेमीकंडक्टर का जो है प्रोडक्शन हो पाए, उसमें बढ़ावा मिले और रोजगार पैदा हो। ये सभी इस पॉलिसी के अंतर्गत देखा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब्सिडीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। इसके अलावा एक मेन प्लान है कि सेमीकॉन सिटी भी इस्टेब्लिश की जाएगी इंडिया के अंदर इस पॉलिसी के अंतर्गत। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। गुजरात गवर्नमेंट का इसने नाम दिया है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27, ठीक है। इसके अलावा 2 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य भी इसके अंदर रखा गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉलिसी है झारखंड से रिलेटेड। झारखंड ने अपनी खुद की एक पर्यटन नीति जारी की है, यानी टूरिज्म पॉलिसी जारी की है। इसके अंदर क्या होगा कि स्टेट के खुद के लेवल पर जो है प्रमोट किया जाएगा टूरिज्म को, और इसके अलावा सस्टेनिटी बनाए रखने के लिए बहुत सारी जो है पॉलिसीज़ इसके अंदर ली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और बहुत सारी जो इंडेक्स के अंदर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह और हैप्पीनेस कोशेंट जो है इसको बढ़ावा देने के लिए ये जो पॉलिसी है लॉन्च की गई है। और इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं 20 से 25% सब्सिडी मिलेगी, अप टू 10% ऑफ 10 करोड़ तक के लिए 20 से 25% सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा और रीइंबर्समेंट मिलेगा 75% ऑफ नेट जीएसटी पेड का, ठीक है। तो ये सभी सुविधाएं इसके अंदर लॉन्च की गई है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य ने हाल ही में अपनी खुद की जो है पर्यटन नीति लॉन्च की है, तो आप झारखंड याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब बात आती है कॉमनवेल्थ गेम्स की, जो आपको पता है स्टार्ट हो चुके हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिक्स है जो बनने ही बनने हैं, ठीक है। पहला तो ये कि जो इंडिया की तरफ से फ्लैग बीरर होते हैं ओपनिंग सेरेमनी में, वो कौन कौन अपॉइंट किए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक वगैरह में भी ये सभी चीज़ें देखने को मिली थी। तो इस बार जो है हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में ओपनिंग सेरेमनी में जो भारत को रिप्रेजेंट करने में भारत की तरफ से फ्लैग बीरर थे वो थे हमारे पीवी संधू और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु आपको पता है बैडमिंटन से रिलेटेड है, इंडियन शटलर है, और मनप्रीत सिंह जो है इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। तो ये दोनों जो है भारत की तरफ से फ्लैग बीरर रहे थे ओपनिंग सेरेमनी में, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये है कि सबसे जो यंगेस्ट प्लेयर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन है, ठीक है। तो उसकी एज जो है वो 14 ईयर्स है और अनाहत सिंह का नाम है, इंडियन है और एक स्क्वाश प्लेयर है। ये आप चीज़ें याद रख सकते हैं। इस बार का ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर जो कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन है, उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, अनाहत सिंह। इसके अलावा अभी तक 31 तारीख तक जो है भारत ने अभी तक 5 जो मेडल है वो जीत लिए हैं। इसके अलावा और भी बढ़ते जाएंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे, उसके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 के 5 ये जो मेडल है ये वेट लिफ्टिंग के अंदर है, भारोत्तोलन के अंदर। सबसे पहले मीराबाई चानू है, उन्होंने जो है 49 किलोग्राम बारवर के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा बिंद्रायनी देवी है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा जेरेमी लालरेनुंगा ने गोल्ड जीता है वेट लिफ्टिंग में, ये सेकंड गोल्ड है हमारा कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। और आज 1 तारीख को मेरे ख्याल से 3rd गोल्ड भी हमने जीत लिया है, वो आपको नेक्स्ट जो हम सेशन करेंगे उसके अंदर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा संकेत सरगर है, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा गुरुराज पुजारी है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो आप ये सभी चीज़ें याद रख सकते हैं। बाकी जब ये कंक्लूड हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम तब आपको पूरी प्रॉपर जो है लिस्ट मिल जाएगी कि भैया कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं, किसने जीता है। और क्वेश्चंस आपसे इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने जो गोल्ड जीता है वो कौन सी कैटेगरी में जीता है, ठीक है, या फिर कितना भार उसने टोटल उठाया था। जैसे आप देख रहे हैं बिंद्रायनी देवी 202 केजी, इसमें 300 केजी जेरेमी लालरेनुंगा, ठीक है। तो ये आप सभी चीज़ें याद रखिएगा, काम आएगी आपके। इसके अलावा कुछ वन लाइनर इवेंट और है, इसके अंदर भी अपॉइंटमेंट्स भी है। सबसे पहले तो ये है कि जो एशिया कप 2022 होगा क्रिकेट से रिलेटेड है, वो कहाँ पर होगा, वो यूएई में होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा, ठीक है। तो उसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी है उसके नए एमडी और सीईओ जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं, उनका नाम है विनायक पाई, ठीक है। और जो इसके पहले थे सीईओ उनका नाम भी विनायक था, लेकिन उनका सरनेम कुछ और था। तो ये आप सब चीज़ें जो है ध्यान में रखिएगा। नए एमडी सीईओ कौन है टाटा प्रोजेक्ट के, विनायक पाई। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया है, उसके भी नए सीईओ अपॉइंट कर दिए गए हैं, उनका नाम है अक्षय मुंडा। इसके अलावा नकुल जैन को सीईओ बना दिया गया है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड का। देखिए पेटीएम बेसिकली 197 जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसके अंतर्गत होती है। पेटीएम बैंक होता है, पेटीएम जो आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, और इसके अलावा पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विस लिमिटेड हो गया, पेटीएम फाइनेंस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सब्सिडीज कंपनी कहते हैं इसको, ठीक है। तो 197 के अंदर होता है। 197 जो है 2000 ईयर जो है 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी विजय शेखर शर्मा के द्वारा, वही उसके एमडी और सीईओ हैं। और पेटीएम पेमेंट सर्विस के भी एमडी जो सीईओ जो थे
वो विजय शेखर शर्मा थे। ठीक है, तो अब जो है नए सीईओ अपॉइंट हो चुके हैं नकुल जैन। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप याद में रखिएगा। इसके अलावा इंडिया और जापान की जो समुद्री सेना है उनके द्वारा एक नावल एक्सरसाइज हाल ही में कंक्लूड हुई है, उसका नाम था MPX। तो ये पूछ लिया जाता है कि भैया ये जो एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नावल एक्सरसाइज है, ये अभी जो है हुई थी किन दो देशों के बीच हुई है या कहाँ पर हुई है, ये सभी चीज़ें पूछ ली जाती है। इसके अलावा इंडिया का पहला हर घर जल जिला बन चुका है कौन सा? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का। हर घर जिला किस चीज़ को रेफर करता है? जो आपको पता है अभी जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर जल योजना है जो, उसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि जो 100% घरों तक अ, स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की जो सुविधा है वो दी जाएगी। तो सबसे पहला जिला बन चुका है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का। आपको वो पता होगा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी जो है बहुत सारे काम चल रहे हैं आपके ही स्टेट में, आपके ही शहरों में आपको देखने को मिल रहा होगा, पाइपलाइंस वगैरह का काम चल रहा है और तोड़ फोड़ हो रखी है। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा जल्दी ही। तो पहला जिला बन चुका है बुरहानपुर MP। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा? तो आंध्र प्रदेश। इसके अंदर क्या होगा कि बेसिकली जो रूरल एरियाज़ हैं उनको इनक्रेज किया जाएगा हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के लिए, और उसकी जो मतलब कह सकते हैं कि बढ़ावा देने के लिए, इन सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने के लिए फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है। ठीक है, तो यही पिछले वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। हो सकता है कुछ छूट गए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी बता दी गई है वन लाइनर में। और आप जो है इसको रेगुलर फॉलो करिएगा, आपको वीकली ये करंट अफेयर सेशन जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।